अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मुसलमान पर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? कितने अमाउंट आने पर या कितने पैसे एक मुसलमान के पास होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? एक बेसिक सा सवाल है जो अक्सर मुसलमानों के जहनों में गर्दिश करता रहता है, यानी आता रहता है, और अक्सर मुसलमान इस सवाल को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ हुई है या नहीं हुई है। इसी सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह सही कहने की और सही समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबसे पहले जान लें कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है। एक मुसलमान जिसको अल्लाह ने माल अता किया, उस माल में से वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। अपने लिए घर है, अपने लिए गाड़ी है, और अपने लिए खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, बीवी बच्चों के अखराजात हैं। इन सारे चीज़ों को पूरा कर रहा है अल्लाह ने जो माल अता किया है उस माल में से। इन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद भी एक मुसलमान के पास अगर माल बच रहा है, ये देखिए, ये पॉइंट नोट करने का है कि एक मुसलमान के पास अगर इन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद, ज़रूरियात को पूरा करने के बाद माल बच रहा है, तो फिर उस बचे हुए माल पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। उसका एक निसाब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लें कि इंसान की अपनी जितनी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को पहले छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास घर है, 40 लाख का है, 50 लाख का है, लेकिन घर मेरी अपनी ज़रूरत है, इसलिए ज़कात के निसाब में इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, घर को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह घर के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, अगरचे कि ये कीमती चीज़ें हैं, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाएगा ज़कात के निसाब में, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी में से हैं। इसी तरह मेरे पास अगर कार है जो 14-15 लाख की है, लेकिन कार मेरी अपनी ज़रूरत है, तो इसलिए कार को छोड़ दिया जाएगा, इसको ज़कात में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ख़ुलासा यही है कि जो चीज़ें इंसान की अपनी ज़रूरियात में से हैं, घर है, घर के अंदर रहने वाली चीज़ें हैं, बाइक है, कार है, और इसी तरह अगर मैंने कोई प्लॉट ख़रीदा है लेकिन बिज़नेस की नीयत से नहीं, रीसेलिंग की नीयत से नहीं, बल्कि फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करने की नीयत से ख़रीदा है, तो उस पर भी ज़कात नहीं आएगी। तो बहरहाल जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा। उन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर माल हमारे पास बच रहा है और वो मुसलमान आकिल बालिग आज़ाद है और वो माल निसाब को पहुंच रहा है, तो फिर और वो निसाब को पहुंचने के बाद उस पर साल भी गुज़र गया, तो फिर अब उस पर ज़कात आएगी। निसाब क्या है? आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ। देखें, 4 चीज़ें हैं जिसको ज़कात में काउंट किया जाता है अमूमी तौर पर। पहले सोना, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। दूसरे नंबर पर चांदी है, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तीसरे नंबर पर नक़द यानी अमाउंट, कैश, अगर किसी के पास इतना कैश है, इतना नक़द है, रुपया है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है। आज के इंडियन रुपीस के एतबार से किसी के पास 45,000 रुपये या 50,000 रुपये, 45,000 से 50,000 रुपीस के दरमियान अगर किसी के पास हैं तो फिर उस पर ज़कात आएगी। चौथे नंबर पर माल तिजारत, यानी बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो माल हम ख़रीदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का मेडिकल शॉप है तो शॉप में जो दवाइयाँ हैं उनकी जो कीमत है उस कीमत पर ज़कात आएगी, क्योंकि जो दवाइयाँ ख़रीदी हैं वो बिज़नेस के लिए ख़रीदी हैं, रीसेल के लिए ख़रीदी हैं, तो इसलिए उसकी जो कीमत है उस पर ज़कात आएगी। किसी का कपड़ों का शॉप है तो शॉप में जितने कपड़े पड़े हुए हैं, जितने कीमत के कपड़े पड़े हुए हैं उस कीमत पर ज़कात आएगी, क्योंकि शॉप में जो कपड़े पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि रीसेल के लिए ख़रीदे गए थे, तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए ख़रीदे गए थे, तो वो माल तिजारत है, उस पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह आप समझते जाएं, किसी का किरानी शॉप है तो उसमें जो कुछ भी उसने माल डाल रखा है
उस माल की कीमत पर ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि वो बिज़नेस पर्पस के लिए ख़रीदा गया माल है। तो बहरहाल 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। एक तो सोना है, दूसरे नंबर पर चांदी है, और तीसरे नंबर पर कैश नक़द अमाउंट है, और चौथे नंबर पर माल तिजारत है। अगर किसी के पास थोड़ा चांदी और थोड़ा सोना, थोड़ी पैसे और थोड़ा माल तिजारत है, तो इसको किस तरह ज़कात में शुमार किया जाएगा, ज़कात का किस तरह हिसाब लगाया जाएगा? तो उसका तरीक़ा यह है कि सोने की जो कीमत है उसको लिया जाएगा, चांदी की जो कीमत है, यानी हमारे पास जो चांदी है कितनी कीमत की है उस कीमत को लिया जाएगा, और हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे पास हो या बैंक में रखा हुआ हो, जहाँ भी हो, तो जो कैश है उसको जमा किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो माल तिजारत है, बिज़नेस पर्पस के लिए जो ख़रीदा गया जो माल है उसको लिया जाएगा। इन चारों चीज़ों को और इन चारों चीज़ों की टोटल रकम कितनी होती है, हमारे पास जो सोना है, जो चांदी है, जो कैश है और जो माल तिजारत है, इन चारों चीज़ों को जमा किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। तो और इसकी कीमत को देखा जाएगा, इसकी मालियत को देखा जाएगा कि ये कितने का हो रहा है, लाख का हो रहा है, 2 लाख का हो रहा है, 3 लाख का हो रहा है। तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास बन रही है उस अमाउंट का 2.5% निकालना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास लाख रुपये जम रहे हैं, सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत, इन सब को जमा करने के बाद हमने टोटल करके देखा, हमारे पास लाख रुपये अगर बच रहे हैं, तो फिर उस लाख का 2.5% यानी 2,500 रुपये ज़कात बैठती है। 2 लाख है तो 5,000 ज़कात बैठती है। यानी जो भी हमारे पास अमाउंट है उस अमाउंट का 2.5% ज़कात में देना होगा। इसके दुनियावी फ़ायदे भी बहुत हैं और उखरवी फ़ायदे भी बहुत हैं। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़कात उस माल में आती है जो ज़रूरत से ज़ायद है। इंसान की अपनी ज़रूरियात में से जो कुछ भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में ज़कात नहीं आएगी। और एक मसला आपको पेश करना और आपको समझना ज़रूरी है कि क़र्ज़ को लेस किया जाएगा, क़र्ज़ को लेस किया जाएगा, इस बात को आप समझ लें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास सोना, चांदी, माल तिजारत और नक़द सब जमा करके 1 लाख रुपये की मालियत तक मेरे पास जो चीज़ें हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर 1 लाख क़र्ज़ है, तो फिर पहले क़र्ज़ को लेस किया जाएगा। तो जो अगर क़र्ज़ को लेस करेंगे तो हमारे पास जो माल है वो माल है ही नहीं। समझ में आ रही बात? यानी मेरे पास 1 लाख रुपये मौजूद हैं, लेकिन साथ ही मेरे ऊपर 1 लाख का क़र्ज़ है, तो फिर इस लाख को उस लाख में शुमार किया जाएगा जो मेरे ऊपर क़र्ज़ हैं। खुलासा ये निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि मेरे पास अमाउंट है ही नहीं, मैं ज़ीरो हूँ। तो जो भी हमारे पास अमाउंट बन रही है सबसे पहले उसमें से क़र्ज़ लेस किया जाएगा। क़र्ज़ लेस करने के बाद अगर हमारे पास 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान तक अगर माल बच रहा है, यानी इतनी अमाउंट हमारे पास बच रही है, तो फिर उस बची हुई अमाउंट पर ज़कात आएगी। जैसे एक और मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मेरे पास 2 लाख रुपये हैं और मुझ पर 1 लाख का क़र्ज़ है, तो अब मुझे 2 लाख की ज़कात निकालनी है या कितने की निकालनी है? तो खुलासा यही है कि मुझ पर जो 1 लाख का क़र्ज़ है मैं उसको पहले लेस करूँगा। अब 1 लाख रुपये मेरे पास बाकी रहेंगे, उसी 1 लाख की ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ होगी। 2 लाख की ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ नहीं होगी। और इसी तरह यूँ समझ ले कि मेरे ऊपर 1 लाख, मेरे पास 1 लाख रुपये मौजूद हैं, मेरे पास 1 लाख रुपये मौजूद हैं, लेकिन मुझ पर 1,20,000 का क़र्ज़ है, मुझ पर 1,20,000 का क़र्ज़ है। तो 1 लाख रुपये मेरे पास मौजूद होने के बावजूद भी मुझ पर ज़कात नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।